बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज हमें आइडियल नॉन आइडियल स्टार्ट करना है ना बच्चों। आज हमें कंसेप्ट 3 स्टार्ट करना है ना। यस सर। ठीक है बच्चों, चलो हेडिंग डाल देंगे सारे। कंसेप्ट 3 that is ideal and non-ideal solutions. Clear? So we are starting with ideal solutions. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन से। Those solutions which obey Raoult's law at every condition of concentration and temperature ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो बच्चों। स्टेटमेंट कहती है दो सॉल्यूशंस, वो सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ ओबे करे, जो क्या करे, राउल्ट्स लॉ ओबे करे एट एवरी कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब ये राउल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब, तो आप पहले याद करेंगे राउल्ट्स लॉ क्या था। PA is equal to mole fraction of A into P naught A. PB is equal to mole fraction of B into P naught B. जो A का प्रेशर होता है सोल्यूशन में वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A into P naught A, और जो B का प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B into P naught। अब हम क्या करते थे, अगर मैं प्योर A लेता था बच्चों, प्योर A, तो प्योर A का वेपर प्रेशर होता था P naught A। अगर मैं प्योर B लेता था बच्चों, तो प्योर B का प्रेशर क्या होता था, P naught B। और दोनों को मिला के जब फाइनली हम सोल्यूशन बनाते थे, फाइनली वी हैव सोल्यूशन दैट इज A plus B। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर होता था बच्चों PA plus PB। अब ओबे करने का मतलब है ये जो वैल्यू है जो राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये जो वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं बच्चों दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल हो, जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड कि आपका सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहा है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू के इक्वल कैसे होगी, देखो ध्यान से। मेरे को P naught A की वैल्यू पहले से पता है, और मैं ये लेके चल रहा हूं कि मैं सोल्यूशन के अंदर A का मोल फ्रैक्शन 0.5 रखूंगा। ठीक है, मुझे पहले से पता है P naught A की वैल्यू 10 है, और ये लेके चल रहा हूं कि सोल्यूशन के अंदर मैं A का मोल फ्रैक्शन 0.5 रखूंगा। तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.5 into 10, यस और नो? यस सर। सारे बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से, मैंने क्या बोला है? आपको P naught A की वैल्यू पहले से पता है। ठीक है, प्योर A के अंदर आपने P naught A की वैल्यू निकाल ली है, और आप ये पहले से ही कंसीडर करके चल रहे हो कि सोल्यूशन के अंदर आप A का मोल फ्रैक्शन 0.5 रखने वाले। तो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन के अंदर A का प्रेशर कितना आना चाहिए, 0.5 into 10, यानी प्योर स्टेट में अगर A की वैल्यू 10 है, क्लियर, और A का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तो PA की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0.5 into 10।
यानी सोल्यूशन के अंदर ए की वैल्यू आनी चाहिए 5। अब आपने सोल्यूशन के अंदर जाकर ए का प्रेशर ऑब्जर्व करा, अगर ए का प्रेशर 5 के इक्वल है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन राउल्स लॉ ओबे कर रहा है। सोल्यूशन के अंदर जाकर ए का प्रेशर कैलकुलेट करा, अगर सोल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर 5 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या कर रहा है बच्चों, आपका सोल्यूशन राउल्स लॉ ओबे कर रहा है। यानी आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब क्या है, आपको पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू पहले से पता होगी, और सोल्यूशन के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन आप कितना रखने वाले हो ये आप पे डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें मिक्स करोगे। क्लियर? तो आपको पहले से पता है कि पी ए की वैल्यू इतनी आएगी और पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे पता है, राउल्स लॉ के फॉर्मूले से पता है। अब आपने फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालने की कोशिश करी। क्लियर? जैसे पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी की वैल्यू है मान लो 20, ठीक है, और सोल्यूशन के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन हम कितना रखने वाले हैं 0.5, तो 20 इंटू 0.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 0.5 विल बी 10। यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो सोल्यूशन के अंदर बी का प्रेशर कितना आना चाहिए, मेरे कैलकुलेटेड फॉर्मूले के हिसाब से 10 आना चाहिए। मैंने सोल्यूशन के अंदर जाकर किसी इंस्ट्रूमेंट से बी का प्रेशर निकालने की कोशिश करी, और बी का प्रेशर जो मैंने निकाला वो वैल्यू आ रही है लेस देन 10, भाई वो 8 आ रही है। इसका मतलब जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है दे आर नॉट इक्वल, और जब मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो उस केस में उसे क्या कहूंगा, इट इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? यानी मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू जब इक्वल आती है तब ही उसे आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब आपको पहले से पता है प्योर स्टेट में ए और बी के प्रेशर कितने हैं, सोल्यूशन के अंदर आप ए और बी का कितना मोल फ्रैक्शन रखने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग पीए और पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आएगी। क्लियर? ये तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रही है जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी नॉट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक वैल्यू आपको सोल्यूशन के अंदर मिलेगी। तो सोल्यूशन के अंदर जो वैल्यू मिल रही है और प्योर स्टेट का जो प्रेशर है, सोल्यूशन के अंदर जो आपको वैल्यू मिल रही है और प्योर स्टेट का जो प्रेशर है, सॉरी, सोल्यूशन के अंदर जो वैल्यू मिल रही है और यहां से जो आप प्रेशर निकाल रहे हो दैट इज पीवी, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन राउल्स लॉ ओबे कर रहा है और आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। पहली चीज सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सबको मतलब सबसे पूछ रहा हूं मैं, यस हितेश, सर। यस सर। रौनक, सर। सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये पहली कंडीशन, राउल्स लॉ ओबे हो हर कंडीशन की, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो सकता है, वो कह रहा है जब आप दोनों को मिक्स करो ना, आप ए और बी को जब मिक्स करो और फाइनली ए बी बने, तो ना तो ये एंडोथर्मिक हो ना ये एक्सोथर्मिक हो, ना इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़े और ना इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो, तब ही डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब ध्यान से देखना बच्चों, ए बी बी और इसके मॉलिक्यूल्स मिलके बन रहे हैं ए बी। अब ए बी के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दोगे, क्योंकि पहले तो ए बी के बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तो ए बी के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दोगे और जब ए बी बनेगा तो जो एनर्जी निकलेगी, जब ए बी बनेगा तो एनर्जी जो निकलेगी ये दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। मतलब देखो भाई, ए बी को मिला के अगर ए बी बनाना चाहते हो तो पहली बात तो ए और बी को तोड़ो, तब जाके वो ए बी बनेंगे। अब तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो ए बी को तोड़ने के लिए आपने 100 जूल एनर्जी दे दी, तो कहता है जब ए बी बने, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं बच्चों, तो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। व्हेनेवर देयर इज एसोसिएशन, हमेशा याद रखेंगे जब कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं
तो एनर्जी का रिलीज होता है। तो AABB को तोड़ने के लिए आपने जो एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब AB बने। अगर AABB को तोड़ने के लिए आपने 100 जूल एनर्जी दी है तो जब AB बने तो 100 जूल एनर्जी ही निकलनी चाहिए, तब ही आपका डेल्टा H और मिक्सिंग 0 के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? देखो भाई, आपके पास जो रिएक्टेंट है उसको तोड़ोगे ना तभी तो उनके बीच में नए इंटरेक्शन सेटअप होंगे। तो आपने उसको तोड़ने के लिए एनर्जी दी होगी, कुछ भी दी हो, आपने जितनी भी एनर्जी उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दी, वो कह रहा है जब नए बॉन्ड्स बने तो उतनी ही एनर्जी निकलनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अच्छा, अगर मैंने ज्यादा दी, मान लो मैंने 1000 जूल दी और 100 निकले, तो आप जो एनर्जी देते हो वो पॉजिटिव होती है, जो रिलीज होती है वो नेगेटिव होती है। क्लियर? आपने 1000 दी तो प्लस 1000, रिलीज कितनी हुई 100 यानी -100, तो प्लस 1000 -100 वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 900, यानी डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। मान लो आपने 100 जूल एनर्जी दी और 1000 जूल रिलीज हो रही है, तो जो 100 जूल एनर्जी दी वो क्या हो जाएगी? प्लस 100, 1000 जूल जो रिलीज हो रही है दैट इज -1000 प्लस 100 -1000, वैल्यू क्या हो गई? -900। अगर वैल्यू -900 है तो उस केस में आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ये क्या कह रहा है? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? डेल्टा एच और मिक्सिंग 0 होता है। मतलब जितनी आप एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दोगे उतनी एनर्जी रिलीज हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, थर्ड कंडीशन कहता है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपने ए लिया, बी लिया और मिला के AB बनाया, अब AA 20 ml है और मान लीजिए BB 30 ml, तो जो फाइनल सोल्यूशन है ना वो 50 ml ही होना चाहिए, ना 50 ml से कम ना 50 ml से ज्यादा। क्यों? टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। और क्या कह सकते हो? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बच्चों पहले ध्यान से समझना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 0 होना चाहिए। तो 50 और 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 50 क्या होगा? 0। अच्छा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? ये तो होगा ही, आप अगर 20 और 30 को मिलाओगे तो 50 ही आएगा ना वॉल्यूम। सुनो बच्चों ध्यान से, ये तब होगा जब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स AA में है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स BB में है, वैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स AB में हो। क्यों? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स AA में है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स BB में है, अगर उससे वीक फोर्स हो गई, तो ये दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो AB में अगर वीक फोर्स है और ये दूर चले गए तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अगर AA BB में जो फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गई तो AB के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, यानी फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? AA BB में जो फोर्स है, क्लियर, उतनी ही फोर्स AB में भी होनी चाहिए, ना वो पास आए ना वो दूर जाए। दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी फोर्स ना बढ़े ना फोर्स घटे। ये तब ही संभव है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 के इक्वल तब ही संभव है बच्चों जब AA BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के इक्वल। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, सब sir. फोर्स नहीं आ रही। आप बताओ ना बच्चों, अगर दोनों के बीच में फोर्स वीक हो गई तो दूर चले जाएंगे, दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया? देखो बताओ, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है ना, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अगर पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जैसी फोर्स पहले थी वैसी ही फोर्स बाद में होगी, तभी जो पहले वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम है वो सेम रह पाएगा। क्लियर? यानी ये डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग तभी हो सकता है जब वो आपस में ना जुड़े ना वो टूट के अलग। जितने पार्टिकल डालें उतने ही रहें। अगर 2 डालें 2 ही रहेंगे, 2 टूट के 4 नहीं होने चाहिए, 2 जुड़ के 1 नहीं होना चाहिए। दिस इज क्लियर? Yes, sir. अब यहीं से फोर्थ कंडीशन निकल आती है कि AA BB इंटरेक्शन should be equal to AB interaction. AA BB interaction should be equal to AB interaction. जिस तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स
जिस तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके प्योर स्टेट में है, जो मैंने अभी आपको बताया AABB में, वैसी इंटरमोलिकुलर फोर्स AB में भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी डेल्टा V और मिक्सिंग 0 हो सकता है। यानी यहीं से चौथी कंडीशन निकल के आती है कि प्योर स्टेट में जो फोर्स है सोल्यूशन में भी वही फोर्स होनी चाहिए। मतलब अगर प्योर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सोल्यूशन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्योर स्टेट में डाइपोल डाइपोल है तो सोल्यूशन में भी डाइपोल डाइपोल। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। इंटरेक्शन का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसी फोर्स प्योर स्टेट में वैसी फोर्स सोल्यूशन में भी होनी चाहिए। क्लियर? तो AABB इंटरेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? AB इंटरेक्शन के इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब पहले No, एग्जांपल sir. देखते हैं और क्लियर होगा। पहला एग्जांपल है क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन कैसे है? आप देखो दोनों के अंदर जो फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल होती है। अच्छा, ये फोर्स किसके साथ वेरी करती है? ये फोर्स वेरी करती है साइज के साथ। साइज अगर बढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ती जाएगी, अगर साइज में डिफरेंस कम है तो फोर्स में डिफरेंस कम होगा। यानी क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन, सॉरी क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, दोनों में कार्बन 2 है। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यानी साइज का डिफरेंस मिनिमम है। क्लोरीन और ब्रोमीन में साइज का डिफरेंस मिनिमम होता है बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस तो होगा बट बहुत कम होगा, यानी नेग्लिजिबल के आसपास होगा। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। और जब ये बहुत कम होगा तब ही ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, जो पहला एग्जांपल है उसमें दोनों ही कैसे मॉलिक्यूल है? पोलर। पोलर पोलर में कौन सी फोर्स है? डाइपोल। दोनों में साइज का डिफरेंस मिनिमम है। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है। ऐसे और क्या एग्जांपल्स हैं? और ऐसे एग्जांपल है इथेनॉल और मीथेनॉल। दोनों में क्या होता है भाई? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, यहाँ कितने कार्बन है? 1। यहाँ कितने कार्बन है? 2। यानी साइज का डिफरेंस मिनिमम है। क्लियर? और क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल है एन हेक्सेन, एन एफ्टेन। ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? वीक लंडन फोर्सेस। यहाँ कितने कार्बन है? 6। यहाँ कितने कार्बन है? 7। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन ऑलमोस्ट सेम है। यस और नो? यस सर। Yes, ठीक sir. है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन। और इन सारे एग्जांपल्स में आप देखोगे जैसी फोर्स पहले में है वैसी फोर्स दूसरे में है, और दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस कम है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोइथेन और आइडोइथेन, क्या क्लोरोइथेन और आइडोइथेन, क्या क्लोरोइथेन और आइडोइथेन आइडियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आंसर इज नो, नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। Sir, size difference ज़्यादा है। सॉरी बच्चे, क्या रीजन होगा बताओ? सर इन दोनों का साइज डिफरेंस ज़्यादा है, क्लोरीन और आयोडीन। बिल्कुल बच्चे, क्लोरीन और आयोडीन में साइज का डिफरेंस ज्यादा है तो दोनों पोलर, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बट क्लोरीन और आयोडीन में क्या फर्क है जी? दोनों में साइज का डिफरेंस ज्यादा है। क्लोरीन और आयोडीन में क्या फर्क है जी? दोनों में साइज का डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर? क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है और ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है। तो आप ऐसे मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं कर सकते, देखो कौन से, जहां प्योर स्टेट में डिफरेंट फोर्सेस हो। मतलब ऐसा नहीं कर सकता एक पोलर ले लूं एक नॉन पोलर ले लूं, ऐसा नहीं कर सकता एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो एक जगह डाइपोल डाइपोल हो। क्लियर? दोनों में सेम फोर्स होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनमें साइज का डिफरेंस कम होना चाहिए। क्लियर? पहली बात, दोनों में सेम फोर्स होनी चाहिए और दोनों में साइज का डिफरेंस कम होना चाहिए, तभी वो आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। और आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है जी? राउल्ट्स लॉ ऑबे करे, डेल्टा एच और मिक्सिंग 0 हो, मतलब जितनी एनर्जी आप बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दे रहे हो उतनी एनर्जी जब नए बॉन्ड्स बने तब निकले। डेल्टा वी और मिक्सिंग 0 हो, मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। चलो नोट करो बच्चे से जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों? डन सर। वेरी गुड। सर 2 मिनट। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। अच्छा, इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, वो सेम ग्राफ है जो आपने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में जो मैंने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बताया था, वही ग्राफ, मतलब राउल्स लॉ का जो ग्राफ बताया था, वही आइडियल सोल्यूशन का भी ग्राफ। ठीक है, क्लियर? यस सर। लास्ट क्लास में लास्ट एक ग्राफ बताया ना मैंने, यस सर। वही ग्राफ यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों। दैट इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। अरे यार, चलो कोई नहीं। कोई नहीं बच्चों, जल्दी से देखना। नॉन आइडियल सोल्यूशन, those solutions which do not obey Raoult's law at every condition of concentration and temperature. Those solutions which do not obey Raoult's law at every condition of concentration and temperature. ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? PA is not equal to mole fraction of A into B not A. PB is not equal to mole fraction of B into B not B. Delta H of mixing is equal to 0. Delta V of mixing is not equal to 0. ये भी not equal है सारे. And fourth, AA-BT interaction is not equal to AB interaction. ठीक है, जल्दी से कंडीशन नोट करो। सर अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ये सारी हाँ, पूरी होनी चाहिए। नॉन आइडियल का मतलब ये हो गया कि वो राउल्ट्स लॉ ऑबे नहीं कर रहा।
ठीक है, यानी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जॉर्व वैल्यू के इक्वल नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 वैल्यू आ रही है 5, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 वैल्यू आ रही है 15, ठीक है, तो उसमें ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी। क्लियर? ओके सर, डन सर। कर लिया सबने? कर लिया? अरे सब कुछ वही है बच्चों, बस Yes, नॉट sir. इक्वल कर देना है, ठीक है, सारी कंडीशन वही है, बस नॉट इक्वल कर देना। चलो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? पहले तो हमने ये समझा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। भाई जो रॉल्स लॉ भी ना करे, रॉल्स लॉ भी ना करे मतलब आपने एक्सपेक्ट करा 10 और वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 10 या मोर देन 10, तो उस केस में सोल्यूशन कैसा होगा? दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर लेस देन 10 आ रही है तो उसे क्या कहेंगे? आपने जो एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू कम आ रही है। अगर मोर देन 10 आ रही है तो आपने जो एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो आपने जो एक्सपेक्ट करा अगर उससे वैल्यू कम आ रही है तो उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, और आपने जो एक्सपेक्ट करा अगर उससे वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसे कहते हैं बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? आपने जो एक्सपेक्ट करा अगर वैल्यू उससे कम आ रही है तो इट इज नेगेटिव डेविएशन, और आपने जो एक्सपेक्ट करा उससे अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है देन इट इज पॉजिटिव डेविएशन। सिंपल है। क्लियर? दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, यानी अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 10 और वैल्यू आ रही है लेस देन 10, देन इट इज कंसीडर्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यानी पीए की वैल्यू, यानी जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी। आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी। Now what is the calculated value? Mole fraction of B into P naught B. And what is the observed value? PB. What is the calculated value? Mole fraction of A into P naught A. And what is the observed value? PA. ठीक है, अब हम ये समझेंगे ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हमने जो एक्सपेक्ट करा वो वैल्यू नहीं आई और वैल्यू उससे कम आई, यानी व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन, क्या कारण है जिसकी वजह से डेविएशन आया। तो इधर देखो, मैंने लिया प्योर ए और प्योर ए का वेपर प्रेशर है P नॉट ए, इसमें मैंने डाला प्योर बी और प्योर बी का वेपर प्रेशर था P नॉट, और जब दोनों को मिक्स करा तो फाइनली बना सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन था A प्लस बी, उसका प्रेशर था PA प्लस P। अब जब ये स्टडी करा गया बच्चों दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन, तो देखा गया कि डेविएशन आने का जो कारण था वो उनमें से एक कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी इंटरेक्शन वाली। वो कंडीशन थी कि जो AABB इंटरेक्शन है, जो AABB इंटरेक्शन है वो वीक है, बट जो AB इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और यही कारण है कि सॉल्यूशन के अंदर PA की वैल्यू कम आ। मतलब प्योर A में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी और प्योर B में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक थी। क्लियर? और जब ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बन गए तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग हो गई तो नो डाउट नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे, और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? प्योर ए प्योर बी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी दैट इज लेस,
बट जब वो मिलके सोल्यूशन बने तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो गई, दैट इज स्ट्रॉन्ग। अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई सोल्यूशन के अंदर तो सोल्यूशन के अंदर वेपर्स कम बनेंगे और सोल्यूशन के अंदर जो पीए की वैल्यू है वो कम आएगी। किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। समझ में आ रहा बच्चों, पहले फोर्स कैसी थी, वीक, बाद में फोर्स कैसी हो जा रही है, स्ट्रॉन्ग। फोर्स के वेरिएशन से क्या होगा, अगर फोर्स वीक है तो वेपर ज्यादा बन रहे थे, फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो वेपर्स कम बनेंगे। यानी प्योर स्टेट में ए और बी के वेपर्स ज्यादा बन रहे थे, सोल्यूशन के अंदर ए और बी के वेपर्स कम बनेंगे। दिस इज क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं और क्लियर होगा। देखो, हमने लिया बच्चों क्लोरोफॉर्म और इसे एसीटोन से कंबाइन करा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन में पहले दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है क्योंकि दोनों पोलर होते हैं, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करा तो क्या हुआ, अब ये ध्यान से देखना। जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करा तो क्या हुआ, अब ध्यान से देखो। जब क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का मतलब कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से मिक्स करा तो देखा यार ये जो कार्बन है इससे तो 3 क्लोरीन अटैच्ड है और क्लोरीन कैसे एलिमेंट होता है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। यानी ये कार्बन से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। अगर आपको याद हो 11th क्लास में आपने माइनस आई पढ़ा था, नहीं भी याद तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कितने क्लोरीन है, 3 है, क्लियर। तो 3 है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। वे कार्बन तो हाईली डेफिशिएंट हो गया, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत कम हो गई क्योंकि 3 क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब कार्बन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उससे कमजोर आदमी एक ही है, वो है हाइड्रोजन उसके पास, ठीक है। तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन किस पे दिखाएगा भाई, हाइड्रोजन पे, क्लियर। उसने अपना बल प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया हाइड्रोजन पे। उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू करे। उसने जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू करे तो हाइड्रोजन क्या होना शुरू हो गया, हाइड्रोजन हाईली डेफिशिएंट होने लग गया, क्लियर। क्योंकि कार्बन किसकी डेफिशिएंसी पूरी कर रहा है, कार्बन जो 3 क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हाइड्रोजन से वो बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आता है, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, दिख रहा है सबको, स्लाइटली पॉजिटिव। हाँ, अब ये हाइड्रोजन इतना पॉजिटिव हो गया, इतना हाईली पॉजिटिव हो गया कि ये एसीटोन के ऑक्सीजन के पास जाता है और ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस अट्रैक्शन से क्या होता है, जो इनके बीच में पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता था अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कन्वर्ट होता है। एच और ओ के बीच में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती? यस सर। आ रहा है समझ में? हाइड्रोजन भैया इतना डेफिशिएंट हो गया, इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया कि कोई ऑप्शन बचा नहीं, ठीक है। कोई भी सहारा मिल जाए, सहारा कौन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो ऑक्सीजन इज रिच। हाइड्रोजन ने स्ट्रांगली अट्रैक्शन शुरू करे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन क्योंकि हाईली डेफिशिएंट हो चुका था खींचना शुरू करा और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हुई, नाउ दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले वो फोर्स थी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अब वो फोर्स हो गई बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहले डाइपोल डाइपोल था व्हिच इज वीक, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वेपर्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे, क्लियर। यानी अगर दोनों मिले और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द कॉज ऑफ डेविएशन, ये कारण था डेविएशन आने का। क्या कॉज है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो चेंज होती है। प्योर स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, जब दोनों मिलकर सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। और कौन कौन से एग्जांपल है आप इसमें, आप देखो क्या लिख सकते हो, हेलोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन की जगह यहाँ नाइट्रोजन होता तो भी यही होता, ठीक है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता। और क्या एग्जांपल है, HI प्लस वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। HNO3 प्लस वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है, होती दोनों में और स्ट्रांग हो जाती है। H2SO4 प्लस वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, यानी सोल्यूशन में
फोर्सेज और स्ट्रांग होंगी, वेपर्स और कम बनेंगे, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है बच्चों। चलो, ये थी पहली कंडीशन। ये सबको क्लियर हो गई? यस सर। चलो, अच्छा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का क्या होगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा? व्हाट अबाउट डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का क्या होगा? और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हुआ है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई है, वीक हुई है? वीक हुई है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई है, इसका मतलब क्या है? यार इनको तोड़ना तो आसान है, बट इनका जोड़ना मुश्किल। क्यों मुश्किल है? ध्यान समझना। यस सर। आप इनकी यहाँ पे फोर्स वीक है, क्लियर? आप यहीं से समझ, चलो यहां से समझते हैं। ए बीबी इंटरेक्शन वीक है, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है। ठीक है, मतलब ए के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, बट ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। मतलब ए के साथ नहीं रहना चाहता, बी के साथ नहीं रहना चाहते, दोनों मिलके ए बी बनना चाहते। यस और नो? सिंपल सी बात है भाई। अगर यहाँ इंटरेक्शन वीक है, फोर्स कम है, तो उसका मतलब ये कम स्टेबल है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो भाई ए बी क्या चाहेंगे? ए बी बनना। क्लियर? अब ए बी अपने आप तो ए बी बनेंगे नहीं, सिर्फ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? आपने एनर्जी दी, बट आपने जो एनर्जी दी उससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है, उससे कम एनर्जी निकल रही है। अब इसको ध्यान समझना बच्चों। यहां पर मैं चाहूंगा आप लोगों को 11th का एक कंसेप्ट याद दिलाना। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। एक कंसेप्ट आता था ऐसा, ए प्लस बी गिव्स सी, और इसके नीचे लिखा होता था डेल्टा एच। ठीक है, और मान लो यहाँ लिखा है 100 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या होता था बच्चों? कोई बताना चाहेगा मुझे कि इसका मतलब क्या होता था? एनीवन? ए प्लस बी गिव्स सी और उसका डेल्टा एच होता था -100 किलो जूल पर मोल। सर मतलब मतलब क्या कोई बता? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। बेटा नेगेटिव है, रिलीज होगी। रिलीज होगी। ए और बी जब मिल रहे हैं और सी बन रहा है, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ए और बी जब मिल रहे हैं और सी बन रहा है, तो 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सवाल उठता है कि अगर भाई मैं सी को तोड़ूं और ए प्लस बी को अलग करूं, अगर मैं सी को तोड़ूं और ए प्लस बी को अलग करूं, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी होगी? आपको उतनी ही एनर्जी देनी होगी जितनी एनर्जी उसके बनते समय निकली। क्लियर? यानी अगर ए और बी मिलके सी बना रहे हैं और इनके फॉर्मेशन के समय 100 जूल एनर्जी निकल रही है, तो सी को तोड़ने के लिए भी 100 जूल एनर्जी ही चाहिए। 100 जूल से ना कम, 100 जूल से ना ज्यादा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों कुछ अभी? यस सर। ठीक है, अब मान लो 100 की जगह 1000 जूल एनर्जी निकलती तो मुझे 1000 जूल देने पड़ते। तो मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब उतना बॉन्ड स्ट्रांग है, उतना बॉन्ड स्ट्रांग है तो उतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको तोड़ने के लिए। आया ना यस सर। बच्चों? अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय 100 जूल एनर्जी निकली, तो उसको तोड़ने के लिए भी 100 जूल देने हैं। मैंने कहा मान लो इसके फॉर्मेशन के समय 1000 जूल एनर्जी निकल रही है, तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 1000 लगेगी। क्लियर? अब कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, जहां पे 100 जूल एनर्जी निकल रही है या जहां 1000 जूल एनर्जी निकल रही है? 1000 जूल। 1000 जूल। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 1000 जूल वाले को तोड़ने के लिए भी 1000 जूल चाहिए, मतलब वहां पे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। टेल मी यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर? किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय अगर ज्यादा एनर्जी निकलती है, मतलब वहां पे बॉन्ड स्ट्रांग। क्लियर? और किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय अगर कम एनर्जी निकलती है, मतलब वहां पे बॉन्ड वीक। चलो अब इसी से कंक्लूड करेंगे ऊपर। यहाँ पे फोर्स कैसी है? वीक। तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, ज्यादा या कम? कम। कम। अच्छा यहाँ पे फोर्स कैसी है, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। तो जब बनेंगे तो एनर्जी कितनी निकलेगी, ज्यादा या कम? ज्यादा। यहाँ पे तोड़ना है, यहाँ पे फॉर्मेशन है, ए बी को तोड़ना है और ए बी का बनना है। तो ए बी को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है, और जब ए बी बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। अब सवाल यह है कि ए बी को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, ज्यादा या कम? आपने देखा फोर्स कैसी है, अरे फोर्स तो वीक है तो एनर्जी कम लगेगी। आपने 100 जूल एनर्जी दी, बॉन्ड्स टूट गए।
बट जब वो ए बी बना तो फोर्स कैसी थी, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब एनर्जी कितनी निकली होगी, ज्यादा। यानी 100 जूल अगर आपने दिए तो मान लो कितने निकले, 1000। आपने 100 जूल दिए, 1000 जूल निकले। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। अरे सिंपल है यार, आप जो एनर्जी दे रहे हो उसके बारे में सोचो, क्या दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो? कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इंटरेक्शन वीक है। अच्छा, तो जब ए बी बनेगा एनर्जी कितनी निकलेगी, ज्यादा या कम? एनर्जी ज्यादा निकलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। आपने एनर्जी दी 100 जूल यानी +100, और जो एनर्जी निकली वो 1000 जूल यानी -1000। तो -1000 +100 वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -900। -900। बच्चों बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, अगर ये चीजें ध्यान से समझो, बिकॉज इसके बाद जो जियोट्रॉप आता है वो तो और धमाकेदार टॉपिक है। क्लियर? बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बहुत इजी है, ये कंसेप्चुअल है थोड़ा सा बस। तो हमने समझा डेल्टा एच और मिक्सिंग नेगेटिव क्यों है, बिकॉज मैंने जो एनर्जी दी वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि फोर्सेज वीक थी। बट जब वो नए बॉन्ड्स बना रहा है तो फोर्स स्ट्रांग हो रही है, मतलब जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी। यस और नो? अब कोई पूछता है कि सर आपने पहले एनर्जी दी, बाद में क्यों नहीं दी? पहले एनर्जी इसलिए दी क्योंकि ए बीबी को तोड़ना था, बाद में इसलिए नहीं दी क्योंकि ए बी को नहीं तोड़ना, ए बी तो बन रहा है। तो पहले जो एनर्जी दे रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, बाद में जो एनर्जी निकल रही है वो कंसीडर कर, क्योंकि ए बीबी को तोड़ के ए बी बना रहे हैं। ठीक है? क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, जिसके ये भी डाउट आ रहा हो भाई कि आप पहले तो एनर्जी दे रहे हो वो कंसीडर कर रहे हो, तो वहां पे एनर्जी निकलने वाली कंसीडर क्यों कर रहे हो, वहां पे भी देने वाली कंसीडर करो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर तो फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? चलो आगे देखो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का क्या होगा? पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये थी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये। फाइनल वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। कम होगा। फाइनल वॉल्यूम कम होगा तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव। अरे फाइनल वॉल्यूम कम क्यों हुआ? फोर्स स्ट्रांग हो गई भाई, पास आ गए। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? कम। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो फाइनल में से इनिशियल को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। सबको क्लियर है अब? यस सर। यस चलो सर। चलो जल्दी से इसे नोट करना बच्चों, जल्दी से। डन सर।
हो गया बच्चों, कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, सब कुछ उल्टा। जो आपने एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू ज्यादा। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट करा कितना, मैंने एक्सपेक्ट करा 10, वैल्यू आ रही है 3। मैंने एक्सपेक्ट करा 10, वैल्यू आ रही है 3। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, जो मैंने एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू ज्यादा कैसे आ गई? तो फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन देयर इज सेम रीजन। जो कॉज ऑफ डेविएशन है दैट इज नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। अब पहले फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, बाद में फोर्स वीक हो जाती है। यानी ए बी बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, और जब मिलके ए बी बन रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रही है, वीक हो जा रही है। ए बी बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और जब वो ए बी बन रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रही है बच्चों, वीक हो जा रही है। क्लियर? अब एग्जांपल, इथेनॉल प्लस वाटर, बेंजीन प्लस वाटर, बेंजीन प्लस मीथेनॉल, टॉल्यूइन प्लस वाटर। इन सब में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। क्या होता है, आपका जो तो प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट है। आप देखो पहले इथेनॉल और वाटर की कहानी, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है इन दोनों के अंदर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अच्छा, तो क्या हुआ, दोनों को मिलाने पे वाटर के बीच में इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आने लग गए। तो क्या हो गया, फोर्स वीक होने लगा। क्लियर हो रहा है, वाटर के बीच में इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आने लग गए, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल, मैं आपको बता दूं, इथेनॉल का मॉलिक्यूल टूट नहीं रहा था। क्लियर हो रहा है, तो वाटर के बीच में इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आने लग गए। ऐसे ही वाटर के बीच में बेंजीन के मॉलिक्यूल्स आने लग गए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लग गया। अगर डिस्टेंस बढ़ने लग गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, जो भी सोल्यूट आपने डाला वो सॉल्वेंट के बीच में जा रहा है, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। Yes, sir. समझ में आ रहा है, तो जब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शंस कैसा हो रहा है, उनके इंटरेक्शंस वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जो भी सोल्यूट आप डाल रहे हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता जा रहा है, और स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से वो दूर हो रहे हैं, उनके बीच में वो ऐड हो रहा है, तो स्पेस, दोनों पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ रहा है। नेगेटिव में क्या होता था, वो पास आ जाते थे। क्लियर हो रहा है, इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो बीच में आ रहा है तो इंट्रैक्शंस वीक हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स कम होगी भाई। जितना पास होगे फोर्स स्ट्रांग होगी, जितना दूर जाओगे फोर्स कम होगी। दूर क्यों जा रहे हो, क्योंकि दूसरे पार्टिकल्स बीच में आए जा रहे हैं। क्लियर, तो फोर्स वीक होती जा रही है। फोर्स वीक होने की वजह से वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। सिंपल है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों। फोर्स वीक होगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यस और नो? ज़्यादा होगा। है ना? Yes, sir. तो सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि फोर्सेस वीक हो रही हैं। फोर्सेस वीक क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो भी सोल्यूट आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इसकी वजह से नेचर ऑफ इंटरेक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो बढ़ता है। स्पेस अगर बढ़ेगा, वो दूर जाएंगे, तो नो डाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने पे क्या होगा, वो जल्दी टूट सकती है, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब क्या हो गया, डेल्टा एच और मिक्सिंग का क्या होगा, पहले बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बाद में बॉन्ड्स वीक है तो कम एनर्जी निकलेगी। आपने एनर्जी दी ज्यादा, एनर्जी निकली कम, डेल्टा एच क्या होगा बताओ? The positive. पॉजिटिव। सबको क्लियर हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा? प्लीज यार, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, सबको क्लियर है Yes, ये? sir. Yes, sir. ठीक है भाई, आपके पहले बॉन्ड स्ट्रांग है तो एनर्जी ज्यादा लग रही है, बाद में बॉन्ड्स वीक है तो कम निकल रही है। आपने 1000 जूल एनर्जी दी, 100 जूल एनर्जी निकली, क्या होगा डेल्टा एच? डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? Positive. पॉजिटिव। पहले फोर्सेस ये थी, ठीक है, अब ये फोर्सेस ये हो, स्पेस बढ़ गया ना, फोर्स क्या हो गई, वीक। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा?
से ज्यादा होगा। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सब बोलिए। सर ज्यादा ज्यादा। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और मैं चाहता हूं बच्चों सारे बच्चे ना अच्छे से रिवाइज कर लें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि अगली क्लास में जो टॉपिक है ना बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि उसकी जो वीडियो है, सुन लो बच्चों पहले ध्यान से, उसकी जो वीडियो है वो आपको सेंड कर दूं ताकि आप उस टॉपिक को क्लास से पहले एक बार देख लो, फिर क्लास में आओ ताकि उसे और अच्छे से समझ सको। बट उससे पहले आपको ये पूरा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन अच्छे से समझना है। यही अगर क्लियर नहीं है तो इसके आगे जो एजियोट्रॉप आता है वो इन दोनों डेविएशन से निकल के ही आता है, वो क्लियर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आइडियल नॉन आइडियल को तो अच्छे से रिवाइज करना है, और जो वीडियो मैं सेंड करूंगा एजियोट्रॉप्स की, ठीक है, वो वीडियो नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करो आज ही देख लो। अगर मैं अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ, ठीक है, कोशिश करो आज ही देख लो, और आज ही देख के उसे अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास से पहले जब भी टाइम मिले उसे एक दो बार देख लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो उसे अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप इसे नोट कर सकते हो। इसका मैंने इसके दोनों के जो ग्राफ है वो ग्राफ में एजियोट्रॉप में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि ग्राफ की इंपॉर्टेंस एजियोट्रॉप के अंदर ही। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुन लो। एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के, जितने एग्जांपल्स हैं नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के और नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन के, मैंने जो लिखवा दिया वो तो ठीक है, जितने और आपको एग्जांपल्स मिले एनसीईआरटी के अंदर वो सारे एग्जांपल्स लिख लेना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जांपल्स देके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो हर बार आपको ये याद नहीं रहेगा यार ये इसके अंदर कैसी फोर्स है, इसके अंदर कैसी फोर्स है। ठीक है, ये बहुत बहुत ही अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तब आपको ये क्लियर हो सकता है। ठीक है, और ये बच्चे 11th क्लास में इतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एनसीईआरटी के अंदर एटलीस्ट जितने एग्जांपल्स हैं वो सारे आप अपने नोट्स के अंदर लिख। ठीक है, सारे मैंने जो लिखवाया उसके अलावा जो एग्जांपल्स। क्लियर? यस सर। यस ठीक है, सर। तो दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उससे पहले आपका ये होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो एजियोट्रॉप की वीडियो है वो आपको अच्छे से देख लेनी है, आइडियल नॉन आइडियल को अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। क्लियर? और Yes, बहुत sir. जल्द नेक्स्ट वीक से शायद नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दूसरे बैच में, तो जिस बैच में भी स्टार्ट होगा मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा बच्चों। क्लियर? वो क्लास आप फिर अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तब तक आपका ये चैप्टर साइड बाय साइड चलता है। चलो कर लो, इसे नोट कर लो, और नोट कर लिया तो आप लीव कर सकते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो अब आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, सर बाय बाय। कंसेप्ट 3 की सर रिकॉर्डिंग भेज दोगे सर, मेरे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। बच्चे मैं ट्राई करूंगा, ठीक है? ओके। ओके बच्चे।